हेलो एवरीवन, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, आज हमारा ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर पहला हमारा ये है हिंदी का। तो देख लेते हैं हिंदी की क्लास में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। तो देख लेते हैं आज के सेशन में हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा बना हुआ है। तो आप लोगों के लिए ये सेशन यूपी SSC पेट स्पेशल क्लास है और इसके अंतर्गत आप लोग सुपर टीईटी, वन रेंजर, यूपी पुलिस, यूपी बीएड, सीडीएस इत्यादि परीक्षाओं में आप लोगों के लिए ये सहायक होगा। तो जिस भी पेपर में हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर आप लोगों के लिए ये हिंदी का सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न इसमें कौन सा बना हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं। तो अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद होते हैं इनके बारे में हमें देखना है। तो देखते हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6, ऑप्शन नंबर 2 है 7, ऑप्शन नंबर 3 है 8 और ऑप्शन नंबर 4 है 11। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी। कितना है 8। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर होते हैं। तो ये स्वर होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं। देखिए आ, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटी छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ और क्या है, फिर है ए और ओ। क्या है, ए और ओ। गिनिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कुल अपभ्रंश में कितने स्वर होते हैं। तो ये 8 स्वर होते हैं। अच्छा, अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अपभ्रंश को कुल 7 भागों में बांटा गया है। क्या है, अपभ्रंश को कुल 7 भागों में बांटा गया है। अच्छा, इसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमारी भाषा कौन सी थी। तो सबसे पहले हमारे पास भाषा थी संस्कृत। संस्कृत से क्या है, संस्कृत से आई है पाली। क्या आई है, संस्कृत से पाली आई है। पाली से फिर कौन सी है, फिर है प्राकृत। क्या है, प्राकृत है। और प्राकृत के बाद में क्या आया है, प्राकृत के बाद में आई है अपभ्रंश। क्या आई है, अपभ्रंश प्राकृत के बाद में आई है। किसके बाद में, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आया है। अब हम देख लेते हैं कि अपभ्रंश, तो अपभ्रंश में अब अपभ्रंश के भी कितने भेद होते हैं। तो अपभ्रंश के 7 भेद होते हैं। तो अपभ्रंश में 7 भेद में कौन कौन से हैं। देखिए पहला हो जाएगा सौर श्रेणी। सौर श्रेणी के अंतर्गत देखिए, सौर श्रेणी के अंतर्गत हमारी भाषा कौन कौन सी हो जाएंगी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती। ये सभी सौर श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर फिर है क्या, फिर है दूसरे नंबर पे है मगही। मगही में बिहारी, उड़िया और बांग्ला ये भाषाएं आती हैं मगही में। तीसरे नंबर पर है अर्धमागधी। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। क्या है, पूर्वी हिंदी आती है। चौथे नंबर पर है खस। खस में पहाड़ी भाषा होती है वो बोली जाती है। 5वें नंबर पर है ब्राचड़। क्या है, ब्राचड़, इसमें सिंधी भाषा बोली जाती है। और छठे स्थान पर है बैसाखी। बैसाखी में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो बैसाखी में पंजाबी और लहंदा यहाँ पर भाषाएं हो जाती हैं। 7वें स्थान पर है महाराष्ट्री। क्या है, 7वें स्थान पर महाराष्ट्री है। महाराष्ट्री में मराठी भाषा बोली जाती है। कौन सी, मराठी भाषा। तो ये हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी अपभ्रंश के। ये अपभ्रंश के कुल कितने भेद होते हैं। तो 7 भेद होते हैं। कौन कौन से, सौर श्रेणी, मगही, अर्धमागधी, खस, ब्राचड़, बैसाखी और महाराष्ट्री। ये कुल इसके ये भेद हो जाते हैं कितने, 7।
तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा बना हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है। तो ये उत्तरी रूप से हुआ है, दक्षिणी रूप से हुआ है, या मध्यवर्ती रूप से हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरी रूप से। कौन से, उत्तरी रूप से हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, उत्तरी रूप से हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है, उत्तरी रूप से हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो उत्तरी रूप से ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है। तो किस भाषा में या किस बोली में टा वर्ग सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो मालवी है, मगही है, मैथिली है, या फिर भोजपुरी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही हो जाएगा। कौन सा, मगही। मगही भाषा में क्या है, मगही भाषा में क्या है, मगही भाषा में ये टा वर्ग भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। टा वर्ग इसमें बहुत मतलब हर शब्द में टा ही मिलेगा, ज़्यादातर शब्दों में टा वर्ग मिलेगा। अच्छा देख लेते हैं उदासीन आकार बहुला कौन सी होती है। तो देखिए ये थोड़े इसके पार्ट होते हैं। क्या है, उदासीन, आप लोग सुन लीजिए, थोड़ा लिख नहीं पा रहे हैं। उदासीन आकार बहुला, ठीक है। उदासीन आकार बहुला कौन सी होती है। तो अवधि होती है और बघेली। क्या होती है, अवधि और बघेली। फिर क्या होती है, ओकार बहुला। ओकार बहुला में ब्रजभाषा और भोजपुरी होती है। आकार बहुला में, आकार क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पर, आकार बहुला। आकार बहुला में क्या होता है, आकार बहुला में खड़ी बोली होती है। क्या होती है, खड़ी बोली हो जाएगी। कौन सी, खड़ी बोली हो जाएगी आकार बहुला में। और टावर्ग बहुला कौन सी होती है। तो टावर्ग बहुला होती है मालवी। कौन सी, मालवी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर हमारा 4 है। रहीमन पुत्री श्याम मनोह जलज मधुकर लसय प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो रहीमन पुत्री श्याम मनोह जलज मधुकर लसय प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो आप लोगों को इसमें बताना है कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, यमक अलंकार है, या फिर उपमा। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना व संभावना बताई जाती है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कहाँ, जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना बताई जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, देखिए मनहु, यहाँ पर मनहु दिया है, देख लीजिए, लिख लेते हैं एक बार ट्रिक। देखिए जनु मनु और जानो, क्या है, जानो मानो, क्या है, जनो मानो, और क्या होता है, ज्यों, क्या होता है, ज्यों और त्यों। ये शब्द जहाँ पर आते हैं यहाँ वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अच्छा देख लेते हैं उपमा। तो उपमा अलंकार का क्या होता है, जहाँ प्राणी की तुलना प्राणी से और वस्तु की तुलना वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ओके, क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हरिपद कोमल कमल से वाचक, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से। हरि के पद कैसे हैं, तो हरि के पद जो हैं वो कमल से हैं। कैसे, कमल से कोमल हैं, इसका ये मतलब होता है। फिर देख लेते हैं यमक। तो यमक अलंकार ये क्या है। तो अच्छा एक बात और भी देखते हैं, ये उपमा अलंकार जो होता है ये अर्थालंकार है, और जो यमक अलंकार है, कौन सा, यमक अलंकार कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यमक अलंकार जो है ये किस अलंकार में आता है ये आपको हमें बताना है।
तो आप देखें और बताएं। यमक अलंकार जो है हमारा ये किस में आएगा? यमक अलंकार हमारा हो जाएगा शब्दालंकार। ठीक है, किस में? शब्दालंकार। यमक अलंकार शब्दालंकार में आएगा। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, उसमें घटा घटा 2 बार आया है, इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। फिर क्या है? रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार के बारे में भी बता देते हैं आप लोगों को हैं कि रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार किस में है? तो रूपक अलंकार जो है ये किस में आएगा? रूपक अलंकार हमारा हो जाएगा अर्थालंकार में। तो रूपक अलंकार जहाँ अधिक समानता के कारण तुलना का भाव उत्पन्न नहीं होता है वहाँ पर पहली वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। जैसे सीता गीता से सुंदर है, तो सीता किससे सुंदर है? गीता से। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सही है, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तरणी के ही संग तरल तरणी डूबी थी हमारी ताल में। क्या है? इसमें थोड़ा देख लेते हैं। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसमें श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा। तो आप लोग इसे शेयर अवश्य करते रहिएगा। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखिए तरणी, एक तरणी का मतलब क्या होता है? एक तरणी का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? एक तरणी का मतलब होता है सूर्य। और दूसरी तरणी का मतलब होता है क्या? दूसरी तरणी का मतलब होता है नाव। क्या होता है? नाव। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है? उसमें छोटी की मात्रा लगी, बड़ी की मात्रा लगी होती है, इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो ये होता है। तो देख लीजिए, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? ये हमने आपको अभी बताया हुआ है। क्या बताया है? तो अभी हमने आपको बताया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? रूपक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कौन सा हो जाएगा? कौन सा? यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की हम फिर से परिभाषा देख लेते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा हमारी कौन सी हो जाएगी? तो देखते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जहाँ एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो घटा घटा 2 बार आया है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो इसीलिए यहाँ पर अलंकार हमारा हो जाएगा कौन सा? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हमने सभी अलंकार देख लिए थे। अच्छा, अभी हमने श्लेष अलंकार नहीं देखा था। जिस पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ अनेक हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगत को देख पट देत बार बार मतलब पट माने दरवाजा होता है और पट माने वस्त्र भी होता है। तो जब मांगने वाले को देखकर एक व्यक्ति है वो दरवाज़ा बार बार बंद कर देता है और एक व्यक्ति है वो बार बार वस्त्र दान करता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। मानहु मदन दुंदुभि दीने मनसा विश्व विजय कहु कीन है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रस कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें कौन सा रस है? मानहु मदन दुंदुभि दीने मनसा विश्व विजय कहु कीन है। तो इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो इसमें करुण रस है, वियोग रस है, शांत रस है या फिर संयोग श्रृंगार रस है। तो इसमें क्या है? तो मानहु मदन दुंदुभि दीने, मदन क्या है? तो मदन माने होता है चंद्रमा। ठीक है, मदन माने होता है चंद्रमा के समान दुंदुभि बजने लगी। तो इसमें हमारा संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। कौन सा? संयोग श्रृंगार रस। ये सीता स्वयंवर की बातें इसमें कही गई हैं। क्या है? सीता स्वयंवर से संबंधित इसमें बातें कही गई हैं। तो इसमें हमारा संयोग श्रृंगार रस हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रम ब्रह्म हरि शंकर का स्तर। क्या है? 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अतिक्रम बाह्य ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस है, वात्सल्य रस है, भक्ति रस है या फिर अद्भुत रस है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा?
तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा शांत रस है। कौन सा? शांत। ठीक है, ये शांति की बात कर रहा है। ओके, शांत रस में हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा है इसमें, शांत रस हमारे ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, एक बार आप बताएं कि रस के जनक कौन है? तो रस के जनक कौन है? रस के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। कौन है? रस के जनक भरत मुनि माने जाते हैं। रस का सूत्र क्या है? रसस्यते इति रसः। क्या है? रसस्यते इति रसः। इसका तात्पर्य क्या है? स्वाद या आनंद। क्या होता है? स्वाद या आनंद। किसी भी काव्य को पढ़कर या किसी भी दृश्य को देखकर किसी भी ध्वनि को सुनकर मन में जो हमारे भाव की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अच्छा, अब हम आपको बता देते हैं शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है, क्या होता है? निर्वेद या शांति या वैराग्य। वात्सल्य रस का क्या होता है? तो वात्सल्य रस का होता है वात्सल्य या फिर ममता। भक्ति रस का क्या होता है? तो भक्ति रस का होता है अनुराग और भागवत। ये क्या है? स्थायी भाव हैं। और अद्भुत रस का क्या हो जाएगा? तो अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय या फिर आश्चर्य। ओके, देख लीजिए अगला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 8। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें कौन सा छंद हमारा है? तो इसमें से कौन सा छंद है ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा आप लोगों को ये बता देते हैं ये किस प्रयोग, कहाँ पर कैसा प्रयोग होता है। देखिए, हम जब कहीं पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर गुरु मात्रा यहाँ पर 2 हों। देखिए, त्यागी तो यहाँ पर भी गुरु है और यहाँ पर भी गी में भी गुरु है। लागी में भी गुरु मात्रा है और गी में भी गुरु मात्रा है। जहाँ पर भी लास्ट में गुरु मात्राएं होती हैं वहाँ पर क्या होती है? हमेशा चौपाई ही होती है 99%। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें पहला ही सही है, चौपाई। क्या है? धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ये कहाँ पर की है? तो जब श्री राम जाते हैं कहाँ? जब श्री राम मतलब वहाँ जाते हैं, कहाँ सीता कहाँ रहती थी? सीता मिथिला में रहती थी। वहाँ मिथिला जाते हैं, तब वहाँ पर ये सब लोग देखने के लिए राम को भागते हैं। वहाँ पर ये पंक्ति दी गई है। तो यहाँ पर चौपाई, तो चौपाई में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक पंक्ति में। अच्छा, सोरठा में कितनी होती हैं? तो सोरठा में होती हैं पहली और तीसरी में 11 मात्राएं और दूसरी और चौथी में 13 मात्राएं। दोहा में पहली और तीसरी में 13 और दूसरी और चौथी में 11 मात्राएं। बरबे, तो बरबे में पहली और क्या होती है? पहली और तीसरी में 12 मात्राएं, पहली और तीसरी में 12 मात्राएं और दूसरी और चौथी में 7 मात्राएं। ओके, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा चौथा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रेम प्रीति को क्या है? प्रेम प्रीति को बिरबा चले लगाए, सिंचन की सुध लीजियो मुरझी ना जाए। प्रेम क्या लिखा है? प्रेम प्रीति को बिरबा चले लगाए, सिंचन की सुध लीजियो मुरझी ना जाए। तो देखिए, चले में देखिए यहाँ पर चा में 1 मात्रा है, ला में भी क्या है? 1 मात्रा है, ला फिर 1 मात्रा, गा में 2 मात्राएं हैं और ई में 1 मात्रा है। देखिए 1 2 3 4 4 2 6, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ठीक है। ले में 2 हैं, तो यहाँ पर कुल मात्रा कितनी? 7 है। तो हमने क्या बताया था? 7 मात्रा यहाँ पर होंगी, वो क्या होगा? बरबे। तो यहाँ पर बरबे हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बरबे क्या है? इसमें कुल मात्रा कितनी होती हैं? तो इसमें कुल मात्राएं पहली और तीसरी में 13 क्या है? पहली और तीसरी में 12 और दूसरी और चौथी में 7 मात्राएं होती हैं। कितनी?
12 और 7, ये इसका ट्रिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये ऑप्शन नंबर 1 है इत्यलम, ऑप्शन नंबर 2 है भद्रदूत, ऑप्शन नंबर 3 है कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर 4 है हरी घास पर क्षण भर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। तो कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें इस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ये आपको बताना है। तो आप देखें कितनी नावों में कितनी बार, ये इस पे कब मिला था? तो इस पे मिला था 1978। कब? 1978 पर 78 में इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? तो अज्ञेय जी को मिला था। किसको? अज्ञेय जी को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में मिला था। यह देख लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का गठन कब हुआ था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अच्छा, इसमें कुल धनराशि कितनी मिलती है? तो कुल धनराशि 11 लाख रुपए मिलती है। कितने? 11 लाख रुपए मिलती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार कब दिया गया था? तो ये 1965 में दिया गया था। कब? 1965 में। और हिंदी में प्रथम बार कब दिया गया था? तो हिंदी में प्रथम बार 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था। कब? 1968 में हिंदी में प्रथम बार 1968 में सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए इन्हें हिंदी के लिए ये प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अच्छा, हिंदी में कितनी भाषाओं में ये दिया जा चुका है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये 22 भाषाएं प्लस 22 भाषाएं अपनी हैं और प्लस एक अंग्रेजी, तो कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। कब? 23 भाषाओं में दिया जाता है। प्रथम बार 1965 में ये जयशंकर कुरूप को पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था प्रथम बार। हिंदी के लिए कितनी बार दिया गया है? तो हिंदी के लिए 10 बार दिया गया है। और कितने लेखकों को दिया गया है? तो 11 लेखकों को दिया गया है। 11 लेखकों को ये दिया गया चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। छायावाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये 1908 से, 1918 से, 1900 से, या 1930 से, या फिर 1947। तो देख लेते हैं अभी तक हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं, पहला है भारतेंदु। क्या है? पहला है भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग। फिर क्या है? द्विवेदी युग। क्या है? द्विवेदी युग। फिर क्या है? छायावाद। क्या है? छायावाद। प्रगतिवाद उसके बाद है। क्या है? प्रगतिवाद। क्या है? छायावाद, उसके बाद प्रगतिवाद। तो देख लेते हैं कुल कितने हो गए? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और प्रगतिवादी युग। तो इसमें देख लेते हैं कब से कब तक रहा है। तो भारतेंदु कब से रहा है? ये 1850 से 1900 तक रहा है। कब तक? 1900 तक रहा है। द्विवेदी युग कब रहा है? तो ये 1900 से 1918। कब रहा है? 1900 से 1918। छायावाद कब से रहा है? तो छायावाद 1918 से 1936। कब? 1936 तक। और प्रगतिवाद कब तक रहा है? तो 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 1918। छायावाद का आरंभ 1918 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। श्रावकाचार के रचनाकार कौन हैं? श्रावकाचार के रचनाकार कौन हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही हो जाएगा, देवसेन। देवसेन इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रावकाचार के रचनाकार कौन है? देवसेन। कौन कौन से? देवसेन भी श्रावकाचार के रचनाकार हो जाते हैं। हिंदी की प्रथम रचना अगर कहा जाए तो क्या है? श्रावकाचार है। ओके, हिंदी की प्रथम रचना क्या है? तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? तो देखें भाववाचक संज्ञा युक्त कौन सा है? मोहन। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। क्या है? मोहन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लड़का है जातिवाचक संज्ञा। गंगा
गंगा क्या हो जाएगी, गंगा भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और जयपुर क्या है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। बचपन क्या है, देखो ये मिल गया बचपन, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अब योग्यता भी भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। बचपन और योग्यता, बचपन और योग्यता ये हमारे भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। भाषा, भाव, बोली शब्द, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो देख लीजिए, भाषा, देखिए हम कैसे समझते हैं ये कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने में हम किस तरीके से पहचानते हैं, देखिए भाषा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, भाषा अच्छी लगती है, ठीक है। अच्छा या अच्छी ये लगा लेंगे तो इसमें हमारा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। तो क्या है, भाषा अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, तो भाषा क्या लगता है, अच्छी लगती है। तो देखिए एक हमारा स्त्रीलिंग ये मिल गया। भाव अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, तो भाव अच्छा लगता है ना, ओके। जैसे हम सब्जी बनने में जाते हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, भाव अच्छा लगता है, अच्छी नहीं लगती है, भाव अच्छा लगता है। बोली, बोली क्या है, बोली अच्छी लगती है या अच्छा लगता है, तो बोली अच्छी लगती है। तो दूसरा हमें यहाँ पर मिल गया। शब्द कैसे होते हैं, शब्द अच्छे होते हैं या अच्छी होते हैं, तो शब्द अच्छे होते हैं। तो इसमें स्त्रीलिंग हमारे शब्द कितने हो गए, तो स्त्रीलिंग शब्द हमारे 2 हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। कितना, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही है। क्या है, भाषा और बोली 2 शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित या इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कष्ट, श्रम, कृषि या फिर कार्य। अब देखिए इसमें भी हम वही लगाएंगे, अच्छा या अच्छे। कष्ट अच्छे हैं या अच्छी हैं, तो कष्ट अच्छे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ओके। क्या है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ए स्त्रीलिंग नहीं है। श्रम अच्छा है या अच्छी है, तो श्रम अच्छा है, ठीक है। श्रम क्या है, अच्छा है, अच्छी नहीं होता है। कार्य अच्छे होते हैं या अच्छी, तो कार्य भी अच्छे या अच्छी नहीं, अच्छे होते हैं। कृषि कैसी होती है, कृषि अच्छी होती है, या कृषि करना या करनी होती है, नहीं करना नहीं होता है, करनी होती है, ओके। तो कृषि अच्छी होती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? बहुवचन का कौन सा इसमें अनुचित रूप है, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें से बहुवचन का रूप कौन सा अनुचित हो जाएगा। देखिए, रीतियाँ, विधियाँ, नीतियाँ या फिर रीतियाँ। तो देखिए इसको जब हम कैसे करते हैं, तो इसमें देखिए पहला शब्द तो हमारा जो का जो ही रहता है, ठीक है। दूसरे शब्द की हमें पंक्तियाँ बदली जाती हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। रीतियाँ, रीतियाँ जो होता है ये हमारा अनुचित रूप है। क्या है, अनुचित रूप है रीतियाँ। रीतियाँ ऐसे लिखा जाएगा, कैसे, जब या शब्द जोड़ा जाएगा तब रीतियाँ ऐसे हो जाएगा, तब उस री में बड़ी मात्रा नहीं लगेगी, छोटी मात्रा लगेगी, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो आप लोग इसे लाइक और शेयर अवश्य करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो ये आपको देखना है और बताना है। कौन, वह, हम या फिर तुम। तो इसमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो आप देखें और बताएं कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन लोग इसको बता सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें आप लोगों को। तो आप लोग हमारे सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करते भी रहिएगा। तो आप लोग बताएं कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो अच्छा, आप लोग जानते हैं कि सर्वनाम के कितने रूप होते हैं? तो देखिए सर्वनाम के कुल कितने रूप होते हैं, तो देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधबोधक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुल कितने होते हैं, तो 2, 4 और 6, कुल 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये कुल 6 भेद होते हैं किसके? सर्वनाम के। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन कौन सा नहीं है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने होते हैं?
पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है, क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या है, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, मैं, क्या होता है, मैं और हम। क्या होता है, मैं और हम होता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तू, तू या फिर तुम, तू या तुम होता है। और अन्य पुरुष में वे, क्या है, वे और वह, वे और वह ये होता है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा नहीं होता है, कौन। ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना, कौन तो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है। तो इसमें से कौन सा विशेषण शब्द हो जाएगा, लड़कपन, कठोरता, घबराहट या फिर उचित। तो इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। क्या है, तो विशेषण हमारा देख लेते हैं, इसमें से विशेषण शब्द हमारा कौन सा हो जाएगा। अच्छा, विशेषण शब्द की आप लोग परिभाषा में बताएंगे। विशेषण शब्द कितने भागों में बांटा गया है, तो विशेषण और विशेष दो शब्दों में बांटा गया है। विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं और विशेष को, विशेष किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम को। तो देख लेते हैं, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। कैसे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें लड़कपन, लड़कपन क्या होता है, तो लड़कपन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, लड़कपन नहीं होगा। लड़कपन क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कठोरता भी भाववाचक है और घबराहट भी भाववाचक है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उचित। क्या है, उचित। उचित क्या है, ये विशेषता है, किसी भी काम को उचित तरीके से करना। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी विशेषता हो जाएगी। कठोरता क्या है, ये एक भाव है। ठीक है, लड़कपन क्या है, ये भी एक भाव है और घबराहट ये भी एक भाव है। ओके, अच्छा एक बात और देख लें, जिसमें आप लोगों को, जिस भी शब्द में आप लोगों को क्या है, क्या मिलते हों, जिसमें हमारे पास हो प्रत्यय, जिसमें प्रत्यय लगता हो, वो शब्द हमारा विशेषण नहीं बन सकता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसमें आप लोग अलग कर लेंगे, कैसे, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक में अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो कुल 4 ही माने जाते हैं। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर हमारा है 19। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा है। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। तो देखिए, उत्तमावस्था गुणवाचक, क्या है, गुणवाचक और विशेषण विशेष से। तो इसमें हमारा जो सटीक प्रश्न है वो कौन सा बन रहा है उसमें, तो ऑप्शन नंबर ए सही बन रहा है। देखिए, परमानंद क्या है, ये उत्तमावस्था है। कक्षा क्या है, ये कक्षा है हमारा विशेष है। ओके, और इसमें ये गुण है वो क्या है, होशियार। क्या है, होशियार। क्या है, होशियार है। और विशेषण विशेष क्या है, तो ये इसमें हमारा जो विशेष हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छात्र। विशेष क्या है, छात्र। छात्र क्या है, संज्ञा। ओके, संज्ञा हमारी क्या है, छात्र है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। तो निम्नलिखित में से इसमें कौन सा कारक है, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें से कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या फिर अधिकरण कारक। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं कि इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कारक के कुल कितने भेद होते हैं। तो कारक के आप लोग बता सकते हैं तो बताइए, नहीं तो चलो हम भी बता देते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया,
करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। क्या होता है? तो कितने होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, क्या है? संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और क्या होता है? संबोधन। कुल कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल कारक होते हैं 8 प्रकार के। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होने पर, संबंध का की के, अधिकरण में पर या ऊपर, संबोधन हे हो अरे। तो क्या है? लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का क्या कर रहा है? अलग हो रहा है। क्या है? किससे हो रहा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही हो जाएगा, अपादान कारक। जब आप किसी भी आकृति से या किसी भी चीज़ से अलग हो रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? अपादान कारक हो जाएगा। ओके, देखिए अपादान क्या है? से पृथक होने पर। संप्रदान कारक क्या है? तो संप्रदान कारक क्या है? के लिए या फिर को, किसी भी चीज़ के लिए। कर्म, तो कर्ता ने कर्म मतलब को, कर्म चीज कर्ता को या कर्म को। ठीक है, अधिकरण में या पर हो तो वहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।